देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। देखिए बच्चों, वर्ग 13 के सदस्य मुख्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। देखिए बच्चों, होता क्या है कि जो वर्ग 13 के सदस्य होते हैं वो मुख्य रूप से +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। वर्ग में नीचे जाने पर +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व कम होता जाता है। देखिए जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व क्या होता जाता है, कम होता जाता है, तथा +1 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता जाता है। और देखिए बच्चों, इसका कारण क्या है? इसका कारण है अक्रिय युग्म प्रभाव। तो देखिए बच्चों, समझे यहाँ पर कि अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण क्या होता है, जैसे जैसे वर्ग 13 में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व तो कम होता जाता है और +1 जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसका स्थायित्व बढ़ता जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, छोटे आकार के कारण बोरोन की प्रथम 3 आयनन एंथैल्पियों का योग बहुत उच्च होता है, अतः यह +3 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है। देखिए बच्चों, बहुत अच्छा पॉइंट है और ये प्रश्न पूछ भी लिया जाता है कि जो बोरोन है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था क्यों नहीं दर्शाता। तो देखिए समझे यहाँ पर कि छोटे आकार के कारण जो बोरोन है उसकी प्रथम 3 आयनन एंथैल्पियों का जो योग होता है वो बहुत ही उच्च होता है, इस कारण से बोरोन +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। क्लियर है? आगे देखिए, यह सहसंयोजी यौगिक बनाता है। तो देखिए बच्चों, बोरोन क्या करता है? सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण करता है। ठीक है ना? आगे देखिए, एल्यूमिनियम आसानी से +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाकर एल्यूमिनियम +3 आयन बना लेता है, क्योंकि इसकी प्रथम 3 आयनन एंथैल्पियों का योग कम होता है। और देखिए, अगर एल्यूमिनियम की बात की जाए तो एल्यूमिनियम आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर +3 ऑक्सीकरण अवस्था में बदल जाता है। यानी कहने का मतलब है कि आसानी से एल्यूमिनियम +3 आयन बना लेता है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि इसकी प्रथम 3 आयनन एंथैल्पियों का योग क्या होता है? कम होता है। ठीक है बच्चों, आया समझ में यहाँ तक का? आगे देखिए, अब देखिए, थेलियम में +1 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। अब देखिए, थेलियम की हम लोग बात करें तो थेलियम में +1 ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? अधिक स्थायी होती है। और अभी हमने पढ़ा भी तो है कि जैसे जैसे वर्ग में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व तो कम होता जाता है और +1 ऑक्सीकरण अवस्था का जो स्थायित्व है वो बढ़ता जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो थेलियम है उसमें +1 ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? स्थायी होती है। क्लियर है? आगे देखिए, अब देखिए रासायनिक अभिक्रियाशीलता। तो देखिए बच्चों, अभी तक तो हम लोगों ने बात की है इनके ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में कि किस तरीके की ऑक्सीकरण अवस्था हमारे वर्ग 13 के तत्व प्रदर्शित करते हैं, और अब हम बात करेंगे इनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता के बारे में। देखिए ध्यान दीजिएगा, वर्ग 13 के तत्वों की त्रिसंयोजी अवस्था में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है। देखिए बच्चों, होता क्या है कि अगर वर्ग 13 के तत्वों की त्रिसंयोजी अवस्था की हम लोग बात करें तो त्रिसंयोजी अवस्था में क्या होता है? जो केंद्रीय परमाणु है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। उदाहरण देखिए BF3 यानी बोरोन ट्राईफ्लोराइड इसका क्या है? उदाहरण है। और BF3 में जो बोरोन है वो केंद्रीय परमाणु है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है बच्चों? 6 है। ठीक है, तो देखिए BF3 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। आगे देखिए, अतः ये यौगिक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं। तो देखिए बच्चों, ये यौगिक कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण नहीं होता है। आगे देखिए, तथा लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये यौगिक इलेक्ट्रॉन न्यून तो होते ही है, साथ के साथ लुईस अम्ल की तरह क्या करते हैं? ये व्यवहार करते हैं। आगे देखिए, BF3 आसानी से NH3 से यानी अमोनिया से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर लेता है और BF3 बॉन्ड NH3 यानी इस प्रकार के उप सहसंयोजी यौगिक बनाता है। देखिए बच्चों, समझिए यहाँ पर कि जो BF3 है, देखिए बच्चों हमने क्या पढ़ा कि जो BF3 है वो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है।
ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक क्यों है? देखिए बच्चों समझे यहाँ पर, क्योंकि BF3 का अष्टक पूरा नहीं होता है। इसमें जो बोरोन है, तो बोरोन यहाँ पे केंद्रीय परमाणु है और केंद्रीय परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6। ठीक है, तो ये BF3 हमारा इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। साथ ही साथ ये कैसे व्यवहार करता है? लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, यानी ये लुईस अम्ल है। और ये लुईस अम्ल क्या करता है? अमोनिया से, देखिए बच्चों अमोनिया क्या है? लुईस क्षार। देखिए बच्चों जो अमोनिया है उसमें नाइट्रोजन के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं और अमोनिया लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो BF3 है वो इस अमोनिया से एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को, देखिए ना एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। यानी कहने का मतलब है कि जो अमोनिया का जो नाइट्रोजन है वो अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म BF3 को दे देता है। यानी यहाँ पे क्या हो गया? उपसह संयोजी बंध का निर्माण हो गया। देखिए बच्चों इस बंध को तीर के निशान के द्वारा, देखिए इस तरीके से तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इससे देखिए BF3 बॉन्ड NH3 यानी इस प्रकार का क्या बनता है? उपसह संयोजी यौगिक बनता है। और देखिए बच्चों जो उपसह संयोजी बंध होता है ना उसे तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं। ये तीर का निशान क्या दर्शा रहा है? ये तीर का निशान ये दर्शा रहा है कि जो ये है अमोनिया, भाई जो अमोनिया है इससे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसकी तरफ जा रहे हैं? BF3 की तरफ जा रहे हैं। यानी जो एरो का निशान है ये उपसह संयोजी बंध को दर्शाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। और देखिए इसे समझ लीजिए एक बार। देखिए बच्चों यहाँ समझने की कोशिश करिए सभी क्रिया से इसे। देखिए बच्चों ये हो गया BF3 हो गया, ये हमारी अमोनिया हो गई और इस तरीके से देखिए यहाँ पे बंध का निर्माण होता है। यानी बोरोन और NH3 इसके बीच में जो ये बंध बना है ये कैसा बंध हो गया? उपसह संयोजी बंध। देखिए इसे उपसह संयोजी बंध कहते हैं और जो ये यौगिक बना है ये हमारा एक उपसह संयोजी यौगिक हो गया। यानी कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन के पास जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो इन्होंने क्या करे? बोरोन को दे दिए। इससे क्या होता है? बोरोन का अष्टक पूर्ण हो जाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या है? जो हमारा BF3 है ये तो व्यवहार कर रहा है लुईस अम्ल की तरह। किस तरीके से व्यवहार कर रहा है? लुईस अम्ल की तरह। जबकि इसकी बात की जाए अमोनिया की, अमोनिया यहाँ पर क्या है? लुईस क्षार। ठीक है बच्चों, आया समझ में आपको यहाँ तक का? आगे देखिए AlCl3 चतुष्फलकीय द्विलक बनाता है जो स्थायी यौगिक है। देखिए बच्चों इसी तरीके से AlCl3 की हम लोग बात करें यानी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की हम लोग बात करें तो यह भी चतुष्फलकीय द्विलक बनाता है। देखिए आगे, इसमें हैलोजन परमाणु सेतु के रूप में उपस्थित होते हैं। तो देखिए बच्चों होता क्या है कि जो AlCl3 है ये किस रूप में पाया जाता है? ये द्विलक के रूप में, यानी हम बोल सकते हैं Al2Cl6 इस रूप में पाया जाता है। यानी यहाँ पे AlCl3 की दो इकाइयाँ आपस में जुड़ी रहती है। और देखिए ये इकाइयाँ आपस में कैसे जुड़ी रहती है इसे हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। इसमें होता क्या है कि जो हैलोजन परमाणु होता है वो सेतु के रूप में उपस्थित होता है। तो देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, ये हमारा AlCl3 का क्या है? द्विलक। देखिए बच्चों जो ये संरचना है ना हमारी, ये AlCl3 के द्विलक की है, इसके द्विलक की संरचना है। और ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये दोनों क्लोरीन, देखिए ये जो दोनों क्लोरीन है वो सेतु के रूप में जुड़ी हुई है। ये दो तो क्या हो गए? हमारे एल्यूमिनियम। इन एल्यूमिनियम से दो क्लोरीन तो ये जुड़ी हुई है और इस एल्यूमिनियम से भी दो क्लोरीन ये जुड़ी हुई है। क्लियर है? और देखिए ये दोनों क्लोरीन यहाँ पे सेतु के रूप में उपस्थित है। यानी ये दोनों क्लोरीन परमाणु क्या है? यहाँ पे सेतु के रूप में, और सेतु के रूप में होने के कारण ही यहाँ पे दो AlCl3 इकाइयाँ आपस में जुड़ी हुई है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर अगर इस एल्यूमिनियम और क्लोरीन इस बंध की हम लोग बात करें तो इस बंध की दूरी होती है 221 पिकोमीटर। ठीक है, इसी तरीके से एल्यूमिनियम क्लोरीन एल्यूमिनियम इस बॉन्ड की हम लोग बात करें तो ये बंध होता है 101 डिग्री का। देखिए बच्चों कितने डिग्री का होता है? ये 101 डिग्री का। इसी तरीके से क्लोरीन एल्यूमिनियम और क्लोरीन जो ये बंध होता है ये होता है 79 डिग्री का। ये कितने का होता है? 79 डिग्री का। और देखिए बच्चों इसी तरीके से देखिए, ये क्लोरीन एल्यूमिनियम क्लोरीन ये बॉन्ड होता है 118 डिग्री का।
ठीक है। तो आया समझ में भाई, अगर हम AlCl3 के द्विलक की बात करें तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 यानी सिरे पे 4 क्लोरीन परमाणु उपस्थित होते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारे सिरे के क्लोरीन परमाणु है और ये 2 क्लोरीन परमाणु सेतु के रूप में उपस्थित होते हैं और इसीलिए यहाँ पे AlCl3 की 2 इकाइयाँ आपस में जुड़ी रहती है। इन इकाइयों में क्या होता है, जो क्लोरीन परमाणु होते हैं वो सेतु के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, आया समझ में ये आपको? आगे देखिए। अब देखिए, अब हम इनकी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। देखिए बच्चों, अब हम इनकी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में देखेंगे कि जो वर्ग 13 के तत्व होते हैं वो किस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया दर्शाते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन के साथ क्रिया, यानी ऑक्सीजन के साथ इनकी क्या अभिक्रिया होती है। देखिए बच्चों, ऑक्सीजन के साथ अगर हम अभिक्रिया की बात करें तो ये इस तरीके के ऑक्साइड बनाते हैं, M2O3। देखिए बच्चों समझिए, यहाँ पे जो M है, देखिए बच्चों यहाँ पे जो M है वो वर्ग 13 के तत्वों को प्रदर्शित कर रहा है। देखिए बच्चों समझिए यहाँ पर कि जो ये M है, ये M क्या प्रदर्शित कर रहा है, वर्ग 13 के तत्वों को। ठीक है, तो होता क्या है, जो वर्ग 13 के तत्व है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके M2O3 प्रकार के क्या बनाते हैं, ट्राई ऑक्साइड बनाते हैं। इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, तो अभिक्रिया देखिए 4M + 3O2, इससे बन गया 2M2O3, यानी ऑक्साइड का निर्माण हो गया। आगे देखिए, इसमें थेलियम Tl2O भी बनाता है। अब देखिए बच्चों, थेलियम की बात करें तो थेलियम Tl2O भी बनाता है और इसका कारण क्या है, क्योंकि इसमें अक्रिय युग्म प्रभाव प्रभावी रहता है। समूह में नीचे जाने पर इनके ऑक्साइड की प्रकृति परिवर्तित होती जाती है। देखिए बच्चों समझिए कि जैसे जैसे समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं, जो ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति में क्या आता जाता है, परिवर्तन आता जाता है। बोरोन ट्राई ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है। देखिए बच्चों, अगर हम B2O3 की बात करें, भाई जो B2O3 है वो कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। आगे देखिए, एल्यूमिनियम तथा गैलियम के ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। और देखिए बच्चों, जो एल्यूमिनियम और गैलियम है उसके जो ट्राई ऑक्साइड होते हैं वो उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, जबकि इंडियम तथा थेलियम के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो आया समझ में आपको, भाई जो B2O3 है यानी जो बोरोन का ट्राई ऑक्साइड है वो तो अम्लीय होता है, एल्यूमिनियम और गैलियम के जो ट्राई ऑक्साइड है वो उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, जबकि इंडियम और थेलियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और देखिए बच्चों, यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि जो हमारा क्रिस्टलीय बोरोन होता है वो अक्रियाशील होता है, साथ ही साथ जो एल्यूमिनियम होता है उसके ऊपर ऑक्साइड की एक संरक्षी परत बन जाती है। ठीक है, जिससे ये कम क्रियाशील होता है। जबकि अगर हम लोग अक्रिस्टलीय बोरोन और एल्यूमिनियम की बात करें तो वही ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं और बोरोन ट्राई ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन के साथ क्रिया। तो देखिए बच्चों, ऑक्सीजन के साथ होने वाली अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन के साथ किस तरीके से वर्ग 13 के तत्व अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए समझिएगा किस तरीके से अभिक्रिया संपन्न होती है। देखिए बच्चों, 2M + N2 ये बन गया 2Mn, यानी कहने का मतलब है कि जो वर्ग 13 के सदस्य होते हैं या जो तत्व होते हैं वो नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं। Mn प्रकार के नाइट्राइड का यहाँ पे निर्माण होता है। और देखिए, बोरोन व एल्यूमिनियम के साथ यह अभिक्रिया अत्यधिक उच्च ताप पर संपन्न होती है। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए हाइड्रोजन से क्रिया, यानी तीसरा हम लोग बात करेंगे कि हाइड्रोजन से किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। तो देखिए बच्चों, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके ये बनाते हैं हाइड्राइड। क्या बनाते हैं, हाइड्राइड। तो देखिए 2M + 3H2 तो 2MH3, यानी ये बन गया ट्राई हाइड्राइड। क्या बन गया, ट्राई हाइड्राइड बन गया। और देखिए यहाँ पे थेलियम TLH भी बनाता है। ठीक है, आया समझ में। आगे देखिए, चौथा क्या है, हैलोजनों से क्रिया, यानी हैलोजन से किस प्रकार से क्रिया करते हैं। तो देखिए बच्चों, वर्ग 13 के जो तत्व होते हैं वो हैलोजन से क्रिया करके हैलाइड बनाते हैं, यानी यहाँ पे ट्राई हैलाइड का निर्माण होता है। तो देखिए अभिक्रिया 2M + 3X2, इससे बन गया 2MX3। ठीक है, इसमें थेलियम TLX भी बनाता है। क्लियर है, आगे देखिए। अब पांचवा देखिए, अम्लों के साथ क्रिया। तो देखिए बच्चों, अब हम ये बात करेंगे कि जो हमारे वर्ग 13 के सदस्य हैं वो अम्लों के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए, बोरोन के अतिरिक्त इस वर्ग की सभी धातुएं
तनु अम्लों के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो देखिए जो ध्यान दीजिए कि क्या अभिक्रिया संपन्न होती है। तो देखिए होता क्या है कि बोरोन के अतिरिक्त इस वर्ग की जितनी भी धातुएं हैं वो तनु अम्लों के साथ क्रिया करके क्या करती है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। देखिए अभिक्रिया 2M प्लस 3H2SO4, इससे बन गया M2SO4 का होल ट्राइस प्लस 3H2। ठीक है, इसमें थेलियम Tl2SO4 भी बनाता है। क्लियर है। आगे देखिए एल्यूमिनियम उभयधर्मी गुण प्रदर्शित करता है। देखिए एल्यूमिनियम क्या प्रदर्शित करता है, उभयधर्मी गुण। यह HCl में घुलकर हाइड्रोजन गैस निष्कासित करता है। तो देखिए बच्चों एल्यूमिनियम की अभिक्रिया देखिए किस तरीके से एल्यूमिनियम की अभिक्रिया संपन्न होती है। तो देखिए ये क्या है 2Al, ठीक है, ये अभिक्रिया करेगा HCl के साथ, 6HCl के साथ, ये बन गया 2 एल्यूमिनियम 3 प्लस, यानी ये धनायन बन गया, साथ में प्लस 6Cl माइनस और 3H2। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब देखिए छठा, क्षारों के साथ क्रिया, यानी क्षार के साथ किस प्रकार अभिक्रिया होती है। देखिए वर्ग 13 के तत्वों में बोरोन क्षारों के साथ क्रिया करके बोरिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण बनाती है तथा H2 गैस मुक्त करती है। इसके अतिरिक्त बाकी धातुएं धातु ऑक्साइड यानी MO2 बनाती है। तो देखिए जो होता क्या है कि बोरोन के अतिरिक्त जो अन्य धातुएं होती है वो क्षार के साथ जब क्रिया करती है तो धातु ऑक्साइड MO2 प्रकार के धातु ऑक्साइड बनाती है। देखिए अभिक्रिया 2M प्लस 2OH माइनस प्लस 2H2O। ठीक है, यानी यहाँ पे क्षार के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया हो रही है। ये क्या बन गया 2MO2 प्लस 3H2। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। एल्यूमिनियम जलीय क्षारों के साथ क्रिया करके डाई हाइड्रोजन बनाते हैं। तो देखिए बच्चों एल्यूमिनियम की अभिक्रिया देखिए कि किस तरीके से एल्यूमिनियम जलीय क्षारों के साथ क्रिया करता है। तो देखिए 2Al प्लस 2NaOH प्लस 2HOH, यानी क्षार के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया हो रही है। और देखिए ये संकुल बनता है इस तरीके का। देखिए 2Na प्लस और देखिए ब्रैकेट में क्या है, बड़े ब्रैकेट में AlOH4 का होल 4, यानी Al ब्रैकेट में OH के बाहर क्या है 4 है और इस पूरे पे आवेश है माइनस। ठीक है, ये बन गया सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट 3। ठीक है बच्चों, और 3H2 आया समझ में। आगे देखिए। अब देखिए बोरोन का असंगत व्यवहार। तो देखिए बच्चों अब हम बोरोन के असंगत व्यवहार के बारे में बात करेंगे। देखिए बोरोन का व्यवहार अपने वर्ग के अन्य सदस्यों से भिन्न होता है। इसके कारण निम्न है। तो देखिए बच्चों बोरोन के असंगत व्यवहार के कारण क्या क्या है। पहला देखिए छोटा आकार, भाई बोरोन का आकार कैसा होता है, छोटा। दूसरा देखिए अधिक नाभिकीय आवेश। तीसरा देखिए उच्च आयनन एंथैल्पी। और चौथा है संयोजी कोश में D कक्षकों की अनुपस्थिति। ठीक है, आगे देखिए। वर्ग 13 के तत्वों के ट्राइक्लोराइड, ट्राइब्रोमाइड एवं ट्राई आयोडाइड सह संयोजक प्रकृति के होने के कारण जल अपघटित हो जाते हैं तथा जलीय विलयन में, देखिए जलीय विलयन में ये ऋणायन यानी MOH4 और इस पे क्या है माइनस आवेश, वह MH2O6 और इस पे क्या है 3 प्लस, यानी ये दोनों स्पीशीज के रूप में उपस्थित रहते हैं। और जो बोरोन है, बोरोन केवल ये वाली स्पीशीज यानी MOH4 और ये क्या है ऊपर माइनस ही बनाता है। ठीक है, आगे देखिए। इन तत्वों के एकलक ट्राई हैलाइड इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण प्रबल लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। बोरोन में D कक्षक अनुपस्थित होने के कारण इसकी अधिकतम संयोजकता 4 होती है, जबकि अन्य तत्वों की अधिकतम संयोजकता 4 से अधिक हो सकती है। आई बच्चों बात समझ में कि अगर हम बोरोन की बात करें तो बोरोन में D कक्षक अनुपस्थित होते हैं, यानी इसकी अधिकतम संयोजकता कितनी होती है 4। ठीक है, जबकि अन्य सदस्यों की हम लोग बात करें तो उनकी अधिकतम संयोजकता 4 से अधिक हो सकती है। और इसका कारण क्या है कि अन्य सदस्यों में D कक्षक भी पाए जाते हैं। ठीक है, आगे।
बोरान हैलाइड के अतिरिक्त अन्य धातु हैलाइड हैलोजन सेतुबंध द्वारा द्विलग बनाते हैं, जिनमें धातु परमाणु हैलोजन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों कितना अच्छा पॉइंट है भाई, बोरान जो हैलाइड है उसके अतिरिक्त अन्य धातु जो हैलाइड है वो भी हैलोजन सेतुबंध द्वारा क्या बनाते हैं, द्विलग बनाते हैं। ठीक है, जिससे होता क्या है, धातु परमाणु हैलोजन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर लेते हैं और उनका अष्टक क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। ठीक है, और उदाहरण देखिए बच्चों, ये उदाहरण हम पढ़ के भी आए हुए हैं कि जो AlCl3 है वो Al2Cl6 के रूप में पाया जाता है। तो देखिए बच्चों ये उदाहरण हम लोग पढ़ के भी आए हुए हैं। क्लियर है, आया समझ में? तो देखिए बच्चों आज हम लोगों ने जो वर्ग 13 के सदस्य हैं उनके ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ रासायनिक अभिक्रियाशीलता के बारे में पढ़ा। और देखिए बच्चों यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करिए। और देखिए अब आगे आने वाले वीडियो में हम बोरोन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।